पाया जाता है उसको मिजेंट्रिस प्लेक्सिस बोलते हैं, जिसको इसके अलावा उसे ऑर्बैक प्लेक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आमाशय की दीवार की सबसे बाहर की परत, सबसे अंदर की परत म्यूकोसा थी, और सबसे बाहर की परत जिसको सिरोसा बोलते हैं, जो लास्ट में ये आपको पीले कलर में दिखाई दे रही है, ये सिरोसा है, आउटर मोस्ट लेयर है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाल जितनी भी होती है, पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाल का सबसे बाहर की परत यही होती है, सिरोसा। तो ये जो सिरोसा होती है वो एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। और इस सिरोसा के ऊपर स्क्विमोजल एपिथेलियम की परत जो होती है वो चढ़ी हुई रहती है, कवर्ड रहती है, जिसे मेजोथेलियम भी कहते हैं। और सबसे बाहर की तरफ म्यूकस जो होता है, म्यूकस का आवरण होता है, उसके म्यूकस का आवरण उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये हो गया आपकी सिरोसा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आमाशय की जो दीवार है उसकी हिस्टोलॉजी को देखा। हिस्टोलॉजी के अंदर 4 लेयर थी। सबसे अंदर की तरफ जो आमाशय की गुहा है, ल्यूमन है, उसकी तरफ कौन सी लेयर है? म्यूकोसा है। और इसके बाद में इसके बाहर की तरफ सब म्यूकोसा है, इसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, और लास्ट में सिरोसा है। म्यूकोसा में हमने देखा फिर 3 परत पाई जाती है, एपिथेलियम, लेमिना प्रोपेरिया, है ना, और मस्कुलरिस, ऐसे 3 परतें थी। इसके बाद सब म्यूकोसा, इसके अंदर हमने देखा था विभिन्न प्रकार की वेसल्स और नर्व्स वगैरह पाई जाती है। फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसके अंदर मसल्स की लेयर्स पाई जाती है, फिर वो 3 प्रकार की होती है, ऑब्लिक्यू, इसके बाद में सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल, एंड लास्ट सिरोसा जो कि पेरिटोनियम से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? ये पेरिटोनियम से, और इसके कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है, और इसके ऊपर एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है, और एपिथेलियम के ऊपर म्यूकस की लेयर पाई जाती है। तो ये हो गई आमाशय की दीवार की संरचना। अब आमाशय की दीवार के अंतर्गत अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। उसी के अंदर और दीवार की संरचना के संबंधित कुछ बातें रह गई है, वो उसी फंक्शन में हम डिटेल कर देंगे। तो आमाशय की जो फंक्शन है उसकी क्या मैकेनिज्म है? तो सबसे पहला आमाशय का फंक्शन होता है कि जो भी भोजन आप खा रहे हो तो उसको एक बार टेम्परेरी रिसेप्टकल के रूप में, स्टोरेज के रूप में ये काम करता है। यानी आपने जो भी भोजन खाया उसको आपने ग्रहण किया, तो ग्रहण करने के बाद वो भोजन आपके आमाशय में जाकर के अस्थायी रूप से जमा हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और इसके बाद में फिर उसका डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, आमाशय जो होता है शरीर का मुख्य पाचन अंग है। सबसे मेन पाचन अंगों में से एक है आमाशय, और मेनली ये प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें कई सारे एंजाइम वगैरह होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। तो आमाशय में जो पाचन होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो उसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि हमने अभी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखा था, उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस जो कि कुछ केमिकल्स हैं, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंजाइम्स हैं, तो ये केमिकल पाचन हो गया, रासायनिक पाचन। इसके बाद में आमाशय की दीवार में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की मसल्स लेयर पाई जाती है, और मसल्स लेयर की वजह से इसमें गति होती है, मूवमेंट होता है, और मूवमेंट की वजह से, जिसको हम क्रमांकुंचन गति कहते हैं, तो इस वजह से जो भोजन का पाचन होता है उसे हम भौतिक पाचन कहते हैं। एंड फाइनली इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है वो भौतिक रूप से यानी और केमिकल यानी कि रासायनिक रूप से, दोनों तरीके से होता है। भौतिक रूप से पाचन में उसके अंदर क्रमांकुंचन गतियों के द्वारा होता है, जो मूवमेंट होती है उसके द्वारा होता है, और रासायनिक रूप से जो पाचन होता है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो केमिकल और एंजाइम होते हैं उसके द्वारा होता है। आमाशय में भोजन के पाचन के बाद जो अर्धपचित भोजन बनता है, थोड़ा बहुत भोजन का पाचन होगा, टोटल आमाशय में नहीं होता है पाचन, क्योंकि फर्दर जो पाचन होगा वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो भोजन का थोड़ा बहुत पाचन होने के बाद में जो अर्धपचित भोजन बनता है आमाशय में, उसे काइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काइम। तो 2 बातें हो गई आमाशय के फंक्शन से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट बात ये हो गई कि आमाशय जो होता है वो भोजन को अस्थायी रूप से इकट्ठा करता है, संग्रहित रखता है। दूसरा, आमाशय में भोजन का पाचन होता है। आमाशय में पाचन भोजन का 2 तरीके से होता है, एक भौतिक रूप से, दूसरा रासायनिक रूप से। और तीसरा, आमाशय का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मेन जो फूड होते हैं हमारे, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड्स के अंदर जो आपके फैटी एसिड वगैरह होते हैं, इनका और प्लस वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण आमाशय में नहीं होता। ये जो चीज़ें होती हैं भोजन की, मेन जो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, इन सब का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे दवाइयाँ, ड्रग्स, जैसे अल्कोहल, इसके बाद में दवाइयाँ हैं, अल्कोहल हैं, इसके बाद में फैट सोल्यूबल जो मटेरियल हैं, वसा विलेय पदार्थ, इसके बाद लोहा वगैरह कुछ ऐसे तत्व होते हैं, इनका अवशोषण जो होता है वो आमाशय करता है। तो ये इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि भोजन के जो हमारे मुख्य अवयव हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, वाटर वगैरह, इनका एब्जॉर्प्शन आमाशय नहीं करता, बल्कि कुछ चीज़ें जैसे कि शराब, दवाइयाँ,
वसा विलेय पदार्थ है, लोहा वगैरह, इनका एब्जॉर्प्शन करता है। इसके बाद में आमाशय का जो फंक्शन होता है उसका रेगुलेशन अगर हम देखें तो हमने देखा था आमाशय की दीवार से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, आमाशय की दीवार में क्रमांकुंजन गतियाँ होती है, फिजिकल भोजन का पाचन होता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम, इन सब प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने का काम जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है, कपाल तंत्रिकाएं, उसमें वैगस तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। इसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी आमाशय के फंक्शन के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एंड फाइनली आपकी जो सोच विचार, जो भावना होती है, इमोशंस, वो भी आमाशय के डाइजेशन को प्रभावित करती है। और मेन जो प्रॉब्लम होती है आपके पेट के पाचन तंत्र से संबंधित जनरली आज के ज़माने, वो आमाशय से रिलेटेड ही होती है। स्पेशली आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है आपकी, है ना, एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इसके बाद पेप्टिक अल्सर वगैरह जो होते हैं, जो आमाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। तो ये प्रॉब्लम आज के ज़माने में थोड़ी इस वजह से भी बढ़ रही है कि जो मानव है उसके अंदर भावनात्मक तनाव बढ़ता जा रहा है, इमोशनली स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, अनावश्यक सोचते हैं। तो इस वजह से भी आमाशय की कार्य प्रणाली जो होती है वो प्रभावित होती है, क्योंकि उसमें फंक्शन जो होता है वो इरेगुलेट हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे की आमाशय की दीवार को हमने देखा था, उस दीवार के अंदर गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको आमाशय की दीवार बताई थी, इसके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर आपने ऐसे डॉट देखे थे, वो गैस्ट्रिक पिट्स हैं। और इस गैस्ट्रिक पिट्स के नीचे इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्थित होती है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो लगभग कोई 35 मिलियंस के अराउंड होती है, और इससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। और पर डे लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो आमाशय की दीवारों में स्थित गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट किया जाता है, 2 लीटर। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, चित्र में देखते हैं। ये जैसे आमाशय की दीवार मैंने आपको पहले बताई थी, यही देख लें आप, ये आमाशय की दीवार है। आमाशय की दीवार के अंदर ये वाली जो परत है, इसको अभी हमने पढ़ा था, इस परत का क्या नाम है? इस परत का नाम है, जो सबसे बाहर की तरफ है ये वाली, सबसे अंदर की तरफ परत है, इसका नाम है म्यूकोसा। इस म्यूकोसा के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इस तरीके से ये ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको मैंने यहाँ थोड़ा लार्ज करके दिखा रखा है। और ये है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और केमिकल्स पाए जाते हैं जो आमाशय में भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सबसे ऊपर का भाग है ये वाला, जो कि यहाँ इस तरीके से ये डॉट के रूप में निकला हुआ है, ये कहलाता है गैस्ट्रिक पिट्स। इसके बाद में ये बीच वाला भाग जो है वो स्थेमज कहलाता है। इसके बाद यहाँ वाला जो भाग है ये नेक कहलाता है, और सबसे लास्ट वाला भाग जो है वो इसका बेस, आधार कहलाता है, बॉटम कहलाता है, या बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये आमाशय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पार्ट हो गए। अब यही मेन चीज़ है जिसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसमें आप देख रहे होंगे कई प्रकार की सेल्स पाई जाती है, और ये सारी सेल्स अलग अलग तरीके का फंक्शन करती है। सबसे बाहर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली सेल जो सबसे बाहर पीले पीले केसरिया कलर की जो दिखाई दे रही है, ये सेल कहलाती है सरफेस म्यूकस सेल। ये जो सरफेस म्यूकस सेल है वो क्षारीय तरल पदार्थों का स्रावण करती है, क्षारीय तरल पदार्थ। ठीक है, प्लस उसके अंदर श्लेष्मा होता है, सरफेस म्यूकस सेल। ओके, फिर यहाँ पर ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये जो कोशिकाएं वो म्यूकस नेक सेल कहलाती है, और ये म्यूकस नेक सेल ये एसिडिक कंटेंट को स्रावित करती है, प्लस उसके अंदर म्यूसिन या म्यूकस पाया जाता है। इसके बाद में ये जो यहाँ की जो सेल्स होती है, ये वाली सेल्स, इसको बोलते हैं पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो HCl का स्रावण करती है, एसिड का, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण करती है, प्लस इसी से इंट्रिंसिक फैक्टर का भी स्रावण होता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में प्रयुक्त होता है, जिसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद यहाँ की जो सेल है, ये वाली सेल, इनको हम चिप सेल या जाइमोजन सेल कहते हैं। और ये चिप सेल या जाइमोजन सेल जो होती है वो पेप्सिनोजन या गैस्ट्रिक लाइपेज का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? पेप्सिनोजन या गैस्ट्रिक लाइपेज का। और लास्ट की यहाँ पर कुछ सेल्स होती है 2-3 प्रकार की, तो इन सेल्स को बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल या अर्जेंटेफिन सेल। एंटेरो एंडोक्राइन सेल या अर्जेंटेफिन सेल कहते हैं। और ये जो सेल होती है वो 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे। पहली जी सेल। ये जो जी सेल होती है वो गैस्ट्रीन हार्मोन का स्रावण करती है,
एंडोक्राइन फंक्शन करती है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो आपके ऊपर ये पैराइटल सेल होती है उसके फंक्शन को रेगुलेट करती है। दूसरी सेल है एंटेरोक्रोमेफिल लाइक सेल ECL, ये हिस्टामिन का स्रावन करती है। और तीसरी है D सेल, ये सोमेटोस्टेटिन का स्रावन करती है। और ये जो चित्र आपके सामने दिखाया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन में इससे प्रश्न आ चुके हैं, तो एक बार इसको वापस देख लें। ये जो चित्र में दिखाया गया है वो आमाशय की दीवार की जो फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा, उसमें पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड का चित्र है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो सबसे ऊपर का भाग है जहाँ पर जो कोशिका पाई जाती है उन कोशिकाओं को सरफेस म्यूकस सेल कहते हैं। इसके बाद नीचे के भाग में भी जो पाई जाती है ये भी म्यूकस सेल है, नेक म्यूकस सेल। ये जो कोशिका हैं इनको पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावन करती है। और ये जो कोशिका है इनको चिप सेल या जाइमोजन सेल कहते हैं, जो कि पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज का स्रावन करती है। और लास्ट की जो कोशिकाओं का, कई सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, इनको हम एंटेरो एंडोक्राइन सेल या अर्जेंटिफिन सेल कहते हैं। और इसके अंदर 3 प्रकार की सेल मेनली होती है। एक G सेल जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन करती है, जो कि पैराइटल सेल के फंक्शन को रेगुलेट करती है। और दूसरी है एंटेरोक्रोमेफिल सेल लाइक सेल, जो कि हिस्टामिन का स्रावन करती है। एंड फाइनली D सेल सोमेटोस्टेटिन का स्रावन करती है। अब 2 प्रकार की कोशिकाओं का फंक्शन और हम डिटेल में देखते हैं। एक तो पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, जिससे क्या निकलता है, 2 प्रकार के मटेरियल निकलते हैं। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके क्या कार्य हैं, तो अभी हमने देखा था जो आपकी चिप सेल होती है जिससे पेप्सिनोजन का सिक्रेशन होता है, उस पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदलने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। इसके बाद हम जानते हैं कि आमाशय में भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए, एसिडिक मीडिया चाहिए। उस एसिडिक मीडिया को प्रोवाइड करने का काम HCl करता है। इसके बाद हम जानते हैं कि आप चाहे जितना साफ सुथरा भोजन कर लो, कुछ बैक्टीरिया तो उसमें होने ही होने हैं, तो उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। एंड फाइनली भोजन के जो हार्ड फाइबर होते हैं, कड़े रेशे, जैसे कोई मांसाहारी वगैरह होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कड़े रेशे होते हैं, ऐसे हार्ड फाइबर को तोड़ने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। तो इन दिस वे पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो होती है उससे 2 प्रकार के मटेरियल का सिक्रेशन होता है। फर्स्ट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपके चिप सेल या जाइमोजन सेल से जो पेप्सिनोजन निकलता है उस पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदलने का काम करता है। देन आपकी आमाशय में भोजन के पाचन के लिए जो अम्लीय मीडिया की आवश्यकता होती है उस अम्लीय मीडिया या एसिडिक मीडिया को प्रोवाइड करने का काम करता है कौन, HCl। और भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को समाप्त करने का काम करता है। और भोजन के जो हार्ड फाइबर हैं उनको तोड़ने का काम करता है। इसके बाद में आपकी जो पैराइटल सेल्स है उससे इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन होता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में प्रयुक्त होता है। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो मेन इंपॉर्टेंट सेल होती है वो है चिप सेल या जाइमोजन सेल, जिससे पेप्सिनोजन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन होता है। चिप सेल या जाइमोजन सेल जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मेन कोशिका होती है, मुख्य कोशिका होती है, उससे पेप्सिनोजन का, रेनिन का, गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन होता है। और ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है वो लिपिड का पाचन करता है। ज़्यादातर लाइपेज जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वहाँ पर पाचन होता है लिपिड का, लेकिन कुछ मात्रा में लिपिड का पाचन जो गैस्ट्रिक लाइपेज के थ्रू होता है वो यहाँ होता है। इसके बाद पेप्सिनोजन, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, पेप्सिनोजन को HCl जो होता है वो एक्टिव पेप्सिन में बदल देता है। ये पेप्सिनोजन HCl के प्रभाव में एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। और ये एक्टिव पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाने के बाद पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स का निर्माण करता है। इसी तरीके से रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को पचाता है, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जनरली माना जाता है कि आफ्टर 20 मानव के अंदर जो रेनिन का सिक्रेशन होता है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। डेट्स ऑल, थैंक यू। इस तरीके से हमारा आमाशय का ये वाला भाग कंप्लीट होता है।